नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि इस समय हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। जो हमारा पिछला पार्ट था, यानी कि आपने देखा होगा पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उसकी सीरीज आपके लिए लाए थे। और जो आज का हमारा जो संविधान का दूसरा वीडियो है, इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन की सीरीज है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज हमारे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज है उसमें शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और लास्ट में अपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपके 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान का 52वां संशोधन यानी 52 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। आप सभी अपने आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प बताएं। संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपके विकल्प थे दल बदल यानी बाय डिफेक्शन लॉ, आरक्षण से यानी बाय रिजर्वेशन, या फिर निर्वाचन से, या फिर बाय इलेक्शन, या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दल बदल कानून। जहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो 52वां संविधान संशोधन है ये 1985 में हुआ था और इसके तहत दल बदल कानून लागू किया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे आप देख सकते हैं, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? आपके विकल्प हैं, पहला विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957। क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? आप सभी अपने कमेंट्स हमारे लाइव चैट के थ्रू आप अपने आंसर के साथ सबमिट करते रहें। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट। आप यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो भारत में पहली बार पंचायती राज सिस्टम आया वो बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पॉलिसी के तहत आया। और आपको पता होगा इस आगे चलकर एक अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आती है जिसके तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय के बजाय द्विस्तरीय कर दिया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जो पहला जो विकल्प है वो है राज्यसभा में 2 सदस्य, दूसरा लोकसभा में 12 सदस्य। यानी ये जो 2 कथन है, फर्स्ट एंड सेकंड, आपको बताना इसमें कौन सही है या फिर गलत है। आपके विकल्प है केवल 2, बी है केवल 1, या फिर सी ऑप्शन है दोनों, या फिर डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। अगर आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्योंकि आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है उसके पास जो मनोनीत करने की शक्ति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को करता है। जबकि यहाँ जो 2 कथन हैं वो दोनों ही एक दूसरे के इंटरचेंज यानी गलत हैं। राज्यसभा में 2 लिखा है और लोकसभा में 12, जबकि ठीक इसका विपरीत है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। अतः आपका विकल्प डी सही होगा, न तो 1 और न तो 2। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखें ध्यान से। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं ये उल्लिखित हैं संघ सूची में यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची में, या फिर सी समवर्ती सूची जिसे आप देखेंगे कॉन्क्रीट लिस्ट भी कहा जाता है, या फिर डी ऑप्शन है अवशिष्ट सूची। आप सभी अपने अपने आंसर सबमिट करते रहें।
बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। आपको पता होगा कि जो संघ सूची के विषय होते हैं उसके ऊपर नियम और कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार के ऊपर होती है, जबकि राज्य सूची के जितने भी विषय आते हैं उसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर नियम और कानून बनाते हैं। इन तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय छूट जाता है तो उसके ऊपर जो नियम बनाए जाते हैं वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, देश के संविधान में सन्निहित मूल अधिकार यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देश के संविधान में सन्निहित मूल अधिकार जिसे आप फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आपके विकल्प है फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप यहाँ ध्यान देने, जो फ्रांस है, फ्रांस से आप देखिए जो बंधुत्व भाईचारा की जो बात की गई है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और अगर आप ब्रिटेन से देखेंगे तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो 3 वर्ड है वो फ्रांस की क्रांति से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, जबकि जो रूस है वहाँ से आप देखेंगे मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में जोड़े गए हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे ध्यान देंगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी जल्दी जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। इसी दिन इसको अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, और जबकि इसे पूर्णतया लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 से किया गया। तो 6 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे आप ध्यान से देखेंगे। भारत में संसद की लोक लेखा समिति, जिसे आप पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? ठीक है, आपके विकल्प हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, सी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप सब आंसर करें, जिसे PAC भी कहा जाता है, लोक लेखा समिति। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे, जो लोक लेखा समिति होती है आमतौर पे कहा जाता है इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, लेकिन उसकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, वर्तमान में उसे नीति आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर रिजर्व बैंक का गवर्नर।
देखिए साथियों, जो योजना आयोग है इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री या फिर नीति आयोग। आप देखेंगे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने योजना आयोग की स्थापना की थी, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है। नीति आयोग से संबंधित नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हमेशा जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा संसद को सांसद आप समझिए, राज्यसभा सांसद बनने की न्यूनतम आयु सीमा होती है। आपके विकल्प हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 35 वर्ष। यानी अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए संसद के जो मुख्यतः 3 अंग हैं जिसमें से 2 सदन हैं। एक है लोकसभा, लोकसभा की न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष, और वहीं राज्यसभा की 30 वर्ष है। और अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, वित्त यानी फाइनेंस, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, या फिर वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नाबार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आएँ और अपने अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आप जितना इसमें इन्वॉल्व होंगे आपकी तैयारी उतनी ही पुख्ता या उतनी ही बेहतर होती जाएगी। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, वित्त आयोग। जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, वही केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करती है। यानी आप जो भी टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है उसका भी बंटवारा वित्त आयोग के द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक यानी जो ज्वाइंट सेशन है वो कब हुई थी या किस मुद्दे पे हुई थी? आपके विकल्प हैं दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, दूसरा है हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, तीसरा है बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, और डी ऑप्शन है स्वर्ण नियंत्रक विधेयक के संबंध में। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ये ध्यान रखेंगे आप कि भारतीय संसद की जो पहली ज्वाइंट सेशन बैठक हुई है वो हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक को लेकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देखें। राज्य की संचित निधि, जिसे कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। आपके विकल्प हैं राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। आपको पता होगा कि केंद्र में जो मुख्य होता है वो राष्ट्रपति और राज्य में जो होता है वो राज्यपाल। इन दोनों के लिखित
देने पर ही, लिखित करने पे ही संचित निधि से कोई धन बाहर निकाला जा सकता है, और वो फिर अगर केंद्र है तो संसद की पटल पे रखी जाती है उस बात को, और अगर राज्य है तो राज्य के विधानमंडल के पास भेजी जाती है। लेकिन परमिशन जो होती है पहले वो केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, जबकि राज्य में राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वे कौन थे? आपके ऑप्शन है बी आर झाकड़, बी ऑप्शन है जीवी मावलंकर, या फिर सी ऑप्शन है हुकुम सिंह, या फिर डी ऑप्शन है के एस हेगड़े। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। आपको पता होगा कि ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और इन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया भी गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार निकाला गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? आपके विकल्प है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 47वें, या फिर 46वें, या फिर 44वें संशोधन द्वारा। आप सभी जल्दी जल्दी से चैट के माध्यम से अपने आंसर को बताते रहें, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे आते जाएंगे, तो जितनी जल्दी जल्दी आप आंसर करते जाएंगे हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप देखेंगे ये 44वां जो संविधान संशोधन है ये 1978 में हुआ था, और उसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर अब उसे एक कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार बना दिया गया है, और अब यह आर्टिकल हो गया है 300A। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे देखेंगे आप। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, जिसमें जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इसका जो निर्माण में योगदान है ये किस देश से लिया गया है? आपके विकल्प हैं फ्रांस, आयरलैंड, जापान, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे DPSP भी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर है आयरलैंड। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई? आपके जो ऑप्शन हैं वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, या फिर पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले किसी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी केरल। केरल आज भी कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता है, और कहा जाता है कि सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में ही हुई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक रीट यानी याचिका न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? आपके विकल्प है परमादेश, उत्प्रेक्षा, प्रतिषेध, या फिर अधिकार प्रेक्षा। आपको भी पता है कि ये कोर्ट के द्वारा जो भी रीट दायर की जाती हैं याचिकाएं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रतिषेध। बोला गया कि कौन सा एक रीट है जिसमें कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो प्रतिषेध यानी मनाही कर दी जाती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। आपके विकल्प है 25वें संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है 52वें संशोधन द्वारा।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको पता होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसे भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे आमूल चूल जो परिवर्तन हुए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1976 में किए गए। और उसी में पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया है। जो पहले धर्मनिरपेक्ष था उसके स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। आप चाहें तो इसका वीडियो, हमने संविधान से संबंधित कुछ वीडियो भी बनाए हुए हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आपके विकल्प हैं लोक लेखा समिति, आकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति या फिर सरकार की आश्वासन समिति। अब देखेंगे कि आमतौर पे जितनी समितियां होती हैं उनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसमें ये पूछा गया कि इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, अर्थात केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आकलन समिति, जिसे एस्टिमेटेड कमेटी भी कहा जाता है। आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। आपके विकल्प है 1991, 1955, 2000 या फिर 1993। ये सारे क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे उसमें आमतौर पे ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट किए जाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास था कि जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं या बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी भी एक सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको पता है पंचायत और नगर पालिका, जिसमें आप 73वां संशोधन और 74वां संविधान संशोधन कहते हैं, इन्हें संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला था। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। आपके जो आर्टिकल हैं वो है ये रहे, ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, सी ऑप्शन है आर्टिकल 290 या फिर आर्टिकल 300। देखिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिकल 280 है आपका, यानी ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसे बहुत ही ध्यान से आपको मिलाना है। इसमें सुमेलित करना है आपको, जैसे अ ब स द, ये चार जो दिए हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368, और यहाँ 1, 2, 3, 4 करके संशोधन प्रक्रिया, मंत्री परिषद, समानता का अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो ऊपर के चारों को क्रम से नीचे से मिला रहा है, यानी पहले का कौन सा होगा, दूसरे का, तो ऐसे आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अपने अपने विकल्प आप सबमिट करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऐसे होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो अनुच्छेद 14 है वो संबंधित है आपका समानता के अधिकार से, यानी पहले आएगा नंबर 3, आप डी विकल्प पे विचार करेंगे, इसका आंसर डी होगा। और देखिए बी है अनुच्छेद 36, ये जो है आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हो गया, तो ये हो गया आपका 3, उसके बाद 4, फिर अनुच्छेद 74 जो कि मंत्री परिषद से संबंधित है तो वो हो गया 2, और जो अनुच्छेद 368 है वो संशोधन की प्रक्रिया से, यानी हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प डी, 3, 4, 2, 1।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1990 के बाद हुआ है, यानी इन राज्यों का गठन 1990 के बाद हुआ है। इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके विकल्प ये रहे, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। आपको बताना है, आरोही क्रम में इसको अरेंज करना है आपको इनके गठन वर्ष के अनुसार। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, यानी इसमें जो पहले आप देखेंगे वो है नागालैंड, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है मेघालय और फिर उसके बाद सिक्किम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। आपके विकल्प हैं, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, बी ऑप्शन है सदस्यों को शपथ दिलाना, या फिर सी ऑप्शन है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, या फिर डी ऑप्शन है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करने की वह सही है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, आप थोड़ा इसका एक्सप्लेन समझ लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए, प्रोटेम यानी ये कहा जाता है इसे प्री टेम्पररी स्पीकर। जब भी आप देखते हैं कोई नई लोकसभा चुनाव जीत के आती है तो उस समय जो भी सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। उसका कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना, उसके दो ही कार्य होते हैं, सदस्यों को शपथ दिलाना एवं सदस्यों में ये चुनाव कराना कि आपका आगामी अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। और जैसे ही नया लोकसभा अध्यक्ष आता है वो अपने पद से मुक्त हो जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो चूँकि इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया था स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही, बिल्कुल स्पीकर के नहीं होने पर कोई प्रोटेम स्पीकर नहीं बनता, बल्कि वहाँ पे जो उपाध्यक्ष होता है वो कार्य करता है। सी ऑप्शन दिया है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना, बिल्कुल नहीं, जबकि स्थानापन्न के रूप में वो कार्य नहीं करता है। और केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्र को चेक करना कि वह सही, ये भी उसका कार्य नहीं है, बल्कि उसका एक मुख्यतः कार्य है सदस्यों को शपथ दिलाना। तो प्रोटेम स्पीकर इसी से संबंधित होता है। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। आपके विकल्प हैं 1 माह, 1 वर्ष, 3 माह या फिर 6 माह। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के अंदर ही चुनाव हो जाने चाहिए, ये पंचायत से संबंधित नियम होता है। आपको एक बात और भी ध्यान देनी होगी कि कभी भी जो पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें जो कार्यकाल होता है, जो भी प्रधान होते हैं उनके 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर उसके कार्यकाल में बस 6 महीना बचा हो और अगर उसकी मृत्यु हो गई या वो पद रिक्त हो जाता है तो केवल 6 महीने से अगर कम का समय बचता है तब तो जो नया पंचायत चुन के आता है उसे पूरे 5 साल के कार्यकाल मिलते हैं। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बचा हो और अगर कोई चुनाव होता है तो उन्हें जो शेष कार्यकाल होता है उसी के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान देंगे जो आंसर है वो है 6 माह। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। आपके विकल्प है कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या फिर दिल्ली। बिल्कुल, यहाँ से जो छोटे क्वेश्चन है उनका आंसर आप जल्दी जल्दी बताते रहें। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मद्रास। मद्रास को कहा जाता है भारत का पहला नगर निगम यहीं पे स्थापित हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ ये इसे ध्यान से देखें आप। मंत्रिमंडल में
कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह संविधान संशोधन कौन सा है? यानी किस संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि किसी भी मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आपके विकल्प हैं 90वां संविधान संशोधन, या फिर 93वां, या फिर 92वां, या फिर 91वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ामों में रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है, तो इसे आप ज़रूर से याद रखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में ये नियम बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके विकल्प हैं प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। आप ध्यान रखेंगे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, ये सब जितने भी कुछ अलग अलग जो ऐसे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं आमतौर पे उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, परमाणुविक ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अधीन होता है? आपके विकल्प है प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, विद्युत मंत्रालय, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका भी जो आंसर है वो है प्रधानमंत्री कार्यालय। जो पीएमओ ऑफिस है उसी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का भी आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कार्यालय। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सरकारिया आयोग जो गठित हुआ था जो निम्न समीक्षा करने के लिए, यानी किससे संबंधित है सरकारिया आयोग? आपके जो विकल्प हैं वो ये रहे। आपके ऑप्शन ए है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों को, बी ऑप्शन है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों को, सी ऑप्शन है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य, या फिर डी ऑप्शन है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को लेकर। देखिए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 13 है सरकारिया आयोग, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों को लेकर। इन दोनों के बीच, केंद्र और जो राज्य होते हैं उनके बीच संबंधों को लेकर जो समीक्षा करने के लिए समिति थी वो सरकारिया आयोग ने इसी के ऊपर कार्य किया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? आपके विकल्प है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पिछली क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को लिया था जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे, और देखते हैं आज कितने लोगों का आंसर सही आता है। जल्दी जल्दी से आप सभी अपने अपने आंसर सबमिट करते रहें। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? बिल्कुल साथियों, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, उद्देशिका। उद्देशिका को ही प्रस्तावना भी कहा जाता है, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज कर लेते हैं। जो प्रियम्बल है उसे प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहा जाता है। और आपसे कभी भी पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा, तो आप सीधे उद्देशिका को ही कहेंगे। लेकिन अगर ये कोट करता कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, तो हो जाता आपका ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो ये है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है, रखते हैं।
तो ये कहाँ पे, केवल भारत में, केवल यूके में, भारत और यूएसए दोनों में, या फिर केवल यूएसए में? यूएसए से अर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बताएं आप सभी, जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए जो 32 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर है सी, भारत और यूएसए दोनों में ही न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। यानी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी अपना निर्णय देता है तो चाहे तो बाद में खुद भी अपने निर्णय पे वो पुनर्विचार कर सकता है। ये नियम अमेरिका में भी और ये नियम भारत में भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका क्या आशय है? आपके जो विकल्प हैं, विकल्पों पे आप विचार करेंगे। विकल्प है, इससे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। बी ऑप्शन है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सी ऑप्शन है, इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। या फिर डी ऑप्शन है, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। उम्मीद है आप सभी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का एक विशेष अधिकार है। उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन है कि अभिलेखीय न्यायालय से क्या तात्पर्य है। देखिए जो अभिलेखीय न्यायालय है इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय अपनी कोई भी जब निर्णय को देती है तो उसे एक नज़ीर के तौर पे साक्ष्य के रूप में रख लिया जाता है, लेकिन इस निर्णय को कोर्ट करते हुए जो नीचे के न्यायालय हैं उस निर्णय को दे सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से अगर कोई हाई कोर्ट से अगर किसी को निर्णय दिया गया तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में करेगा और वहाँ पर हो सकता है कोई निर्णय मिले, तो ये भी तो हो सकता है कि नीचे की कोर्ट ऊपर वाले निर्णय कोई पहले से ही दे दे। इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका जो मुख्य आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय से प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी सहमति रोक दे? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 111 या फिर अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 63। आपको बताना इसमें किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी बिल या विधेयक पर अपनी सहमति रोक दे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने देखा ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 111। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 17 जनवरी 1985, 21 अप्रैल 1985, 15 फरवरी 1985 या फिर 30 मार्च 1985। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही फैक्चुअल होते हैं, यानी अगर आपको वो दिन तारीख एग्जैक्ट पता है तभी आप ऐसे क्वेश्चन को पेपरों में कर सकते हैं। दल बदल आपको भी पता है कि ये हमने अभी पढ़ा था, जो 10वीं अनुसूची थी वहाँ पे इसका जिक्र था। और देखिए ये जो पारित हुआ था इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, आपके विकल्प हैं राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन या फिर राज्यों का कन्फेडरेशन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 1 के बारे में आपको बताना है।
यहाँ जितने भी विकल्प दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, आप भी इसको ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए जो आर्टिकल 1 है उसमें कहा गया इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आधे हिंदी में और आधे आप देखेंगे अंग्रेज़ी, यानी इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। तो भारत को राज्यों का यूनियन या यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे NDC कहा जाता है, जिस तिथि को गठित हुआ था वह कौन सी तिथि है? आपके विकल्प हैं 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1950 या फिर 16 अगस्त 1950 या फिर डी ऑप्शन 1 अप्रैल 1951। आप सभी जल्दी जल्दी से अपने आंसर बताते रहें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1952। आप ध्यान रखेंगे 1952 में NDC का गठन हुआ था और वो 6 अगस्त को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? वह एक्ट कौन सा था? इंडियन ऑफ काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर काउंसिल एक्ट 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 38 है, लोक सेवा आयोग, इसका जो गठन हुआ है उसका जो आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। जो 1919 का अधिनियम है उसी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 है, वह कौन सा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर राजस्थान। आपको पता होना चाहिए कि राज्यों के लिए 2 सदनों का कॉन्सेप्ट है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जहाँ पर भी एक सदन होगा वहाँ पे केवल विधानसभा ही होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये है कि कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद भी है, लेकिन दिए गए विकल्पों में कौन सा स्थान है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 39 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य की अवधि होती है। आप देखेंगे जब आर्टिकल 370 था तो उसमें कुछ विशेष दर्जा इस राज्य को मिला हुआ था। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, तो ये आपको बताना है दिए गए विकल्पों से, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 4 वर्ष। बिल्कुल, जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6 वर्ष। आमतौर पे भारत के हर राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे जब विशेष दर्जा मिला हुआ था, जब तक आर्टिकल 370 था, तो मुख्यमंत्री के लिए ये अवधि 6 वर्ष की थी। अब देखें बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ में उपबंधित है या फिर संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित है या फिर सी ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 361 क के द्वारा प्रत्याभूत किया गया है या फिर डी ऑप्शन है विधि के शासन द्वारा स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आता है। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका आंसर है ए ऑप्शन, संविधान के अनुच्छेद 21(1) ए या फिर अ से उपबंधित है। इसी में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता ही कहा गया है। आपको पता होना चाहिए जो मीडिया होता है उसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है, इसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 है, किसकी नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के में मुख्यमंत्री की? तो ये आपके विकल्प है, इससे आपको आंसर बताना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका जो आंसर है वो है केवल एक, यानी जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि योजना आयोग का उपाध्यक्ष या फिर संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को, जो मनी बिल है, को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? आपके विकल्प हैं 5 दिन, 14 दिन, 11 दिन या फिर 30 दिन। ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएं। देखिए अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ने भी वाले हैं। देखिए जो धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा अपने पास अधिकतम 14 दिनों तक यानी 2 सप्ताह तक रख सकती है। जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 14 दिन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है, किस मामले में? तो आपके विकल्प हैं एकल नागरिकता, स्वतंत्रता न्यायपालिका, वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ के विकल्पों पर विचार कर अपने अपने आंसर सबमिट करें। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता। ठीक है, ये जो आंसर दिया है ऑप्शन सी, जैसे राज्य की केंद्र पर निर्भरता होती है वैसे ही केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, डाक द्वारा मतदान को कहते हैं, जो पोस्टल के थ्रू आप जो भी अपना वोटिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? बहु मतदान, गुप्त मतदान, भारित आंदोलन या फिर परोक्ष मतदान। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका आंसर है ऑप्शन डी, परोक्ष मतदान। जो डाक द्वारा मतदान किया जाता है उसे परोक्ष मतदान कहा जाता है। तो साथियों ये तो रहा हमारे संविधान के पार्ट 2 में आज 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। अब आप सभी अपने जितने आपने शुरू से लेकर अंत तक जो हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए थे, तो आप सभी अपने वो टोटल मार्क्स एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ लाइव चैट वाले में नहीं बल्कि जो मेन कमेंट सेक्शन है वहाँ जाकर आप बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आप खुद को आप टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं आपकी स्थिति कहाँ है। और आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा इसे भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे हमें भी बहुत फीडबैक मिलता है और फ़र्क पड़ता है कि हम आगे और भी बेहतर आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएँ, जिससे आपकी तैयारी एक क्रमिक ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। अंत में आपसे मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या फिर जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो भी हमारे चैनल जिन्होंने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो हमारे कैरियर पॉइंट DLN यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है वो कैरियर पॉइंट @DLN 232326 यानी 232326 के नाम से अगर आप सर्च कर लेते हैं तो आपको ये पेज हमारा मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये तो रहा हमारा आज का संविधान से पार्ट 2। अभी संविधान से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज कल हम आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।